अब मेरी कीमत दोगुनी हो गई है। पहले 1 रात की बात की थी, अब 2 रात के लिए मुझे तुम्हारी बीवी चाहिए होगी, और अगर तुमने मुझ पर दोबारा से हाथ उठाया तो 2 से 3 रातें कर दूंगा और फिर इसी तरह से बढ़ाता जाऊंगा। उसने अपनी उंगली मेरे लाल परी चेहरे की ओर उठाए और मैं और भी लाल पड़ गया। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं होंगे गया ना, तुम होश में तो होना। तो उसे इस तरह की मांग कर रहे वह घटिया इंसान। वो कहने लगा, खुद ही तो कह रहे थे कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है और मेरी यही शर्त है, और तुम जानते हो ना कि मैं जिस दिन शालू एक बार जो बात अपने मुंह से निकाल दो उसे पूरा करके ही रहता हूं। तुम जानते हो कि मेरे सामने तो इनकार नहीं कर सके, वरना तुम्हारी सारी जिंदगी की कमाई मिट्टी में मिल जाएगी और ऐसी औरत तुम्हारे पास भला रहेगी जिसके जेब में एक ढीला तक ना हो। यह सब कुछ तुम्हारा हो सकता है, बस 2 रात की तो बात है, और 2 रातें भी तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से, वरना मैं तो सिर्फ 1 रात के लिए मांग रहा था। कमीने पंछी घुसा था और मैं अंदर तक जलकर राख हो गया। कुछ आज पहली बार अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। इस कंपनी को खड़ा करने में मैंने 10 साल लगाए थे और मेरे सामने खड़ा इंसान मेरा पार्टनर था, जिसके साथ मिलकर मैंने इसकी नींव रखी थी। मगर तब मैंने उसे आंखें मूंद कर विश्वास किया था, इसीलिए मेरे सारे दस्तावेज उसी के पास थे, और उसने मेरे इस भरोसे का इतना गलत फायदा उठाया कि मुझसे उन पर साइन करवाकर कंपनी के सभी शेयर अपने नाम करवा लीजिए। और जब मैं 5 साल बाद अपनी मंजिल तक पहुंच गया तो उसने मुझे मुंह के बल गिरा दिया। वो बिना दोष था, मगर वो इतनी घटिया होगा मैंने कभी सोचा नहीं था, और जब मुझे उसकी असलियत का पता चला तो पानी सिर से बहुत ऊपर निकल चुका था। उसने मुझसे रखी थी और मुझे मेरी कंपनी के सीएमडी लौटाने को तैयार था अगर मैं अपनी बीवी को उसके हवाले कर देता, और मैं उसकी यह सब सुनकर लिए उसे के मारे आपे से बाहर हो गया था। मैं इतना वायरस इंसान नहीं था कि अपनी जान से प्यारी बीवी को उसके हवाले कर दो। कोई भी मर्द इतना वायरस नहीं होता, और मेरा ये रिएक्शन बिल्कुल जायज था। मगर उसने मेरे वही दूसरी का जवाब रात और बढ़ावा दिया था, और मैं उसे बेहोशी से उससे से देख रहा था। काश कि मैंने उस पर इस तरह भरोसा न किया होता, मगर अब शायद हर चीज रेत की तरह मेरी मुट्ठी से निकलते वाली थी। मेरे ताश के पत्तों से बने सपना बस बिखरने ही वाला था, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर उसकी यह गठिया तक नहीं मान सकता था। मन में अपनी इच्छा को उसके हवाले कैसे परिषद तथा नहीं कभी नहीं है, और चाहे मैं सड़क पर ही क्यों न जाऊं, मैं कभी भी किसी मर्द की गंदी नजर अपनी ईशा पर नहीं पड़ने दूंगा। मैंने दिल में एक इरादा किया और उसे भी धमकी दी खूब, जो आइंदा अपनी गंदी जुबान से मेरी बीवी का नाम भी लिया। और रही बात इस कंपनी के शेयर्स की, तो मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगा और वहीं पर हमारी बात होगी, क्योंकि सिर्फ एक दस्तखत के आधार पर तो सब कुछ अपने नाम करवा लेना इतना आसान नहीं है। मैंने उसे चुनौती दी थी और वो ठहाका लगाकर हंसने लगा, कहने लगा, मेरी जान, मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं ली है बल्कि पक्का काम किया है, तो जिस पोर्ट में चाहो चले जाओ, मेरी तरफ से खुली छूट है। मगर तुम्हें घुटनों के बल में तरफ आना ही पड़ेगा और फिर मेरी इस पेशकश को स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं जानता हूं कि सिर्फ 2 रातों के लिए तुम सड़क पर आना बर्दाश्त नहीं करोगे, बस जरा ही सीटों कुर्बानी है, ऐसा भी क्या करूंगा मैं इन 2 रातों में उसके साथ। आखिर में बड़ी छोर से बेशर्मी से हंसने लगा और मेरा बस नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या कर डालो, या फिर अपना ही सर दीवार में मॉडलिंग में उससे से काटा हुआ वहां से निकल पड़ा, क्योंकि अगर मैं कुछ देर और उसकी स्वप्न देखता तो शायद गुस्से के मारे उसका कत्ल ही कर देता। मगर ये तो तय था कि मैं उसकी गीदड़ भभकी उसमें आने वाला नहीं था। कोई तो तरीका होगा, मगर शायद ये मेरी उस सैमी थी और शायद मुझे आखिर में उसके आगे झुकना ही था। इस बात से बेखबर में गुस्से से तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। मेरा गुस्सा और जुनून बढ़ता जा रहा था और मैं जानता था कि मैं इस जुनून को कौन ठंडा कर सकता है, और मैं उसी के पास जा रहा था। जब घर पहुंचा तब तक मेरा चेहरा सफेद पड़ चुका था। विशाल चिंतित होकर मेरी तरफ आई और मेरा रोड उतारा, कहने लगी, क्या अर्थ है, लगता है आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम था, मुझे तो भूलते जा रहे हो। उसने हल्का सा किया। मैंने कहा, तुम कोई भूलने वाली चीज हो, तुम तो मैं जिंदगी का असल खजाना हो, तुमसे बढ़कर मुझे किसी चीज से लगाव या प्यार नहीं। उसने कहा, क्या हो गया है आज आपको? आज तो बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर। मैंने उसे दोनों से थामकर अब पास खींचा, उसके चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखे और उसका माथा चूम लिया। मैंने कहा, तुम ही मेरे सुकून का जरिया हो, तुम्हारे बिना जीने की बात मैं सोच भी नहीं सकता। मेरी आंखें लाल होने लगी थी, ऐसा लग रहा था जैसे अभी छलक पड़ेंगी। चिंता से मेरे माथे को छूने लगी और बोली, क्या हो गया है आयुष, मुझे बताओ, कुछ हुआ है क्या? तो इस तरह होने की बातें छूट रहे हो, वह चिंता दिखाने लगी थी। मेरा और शाखा ऐसा रिश्ता था कि हम बिना कहे दूसरे की दिल का हाल जान लेते थे। वो मेरी आंखें पढ़ लेती थी और मैं उसके दिल की हर धड़कन को समझता था। भला मैं ईशा को किसी और के हवाले कैसे कर सकता था? क्यों मैं इतना गिरा हुआ इंसान हो सकता था कि अपनी कंपनी के लिए अपनी बीवी, अपनी इज्जत, अपनी मोहब्बत से हाथ धो लो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि असम में उसने इतनी जी हुई बात मुझसे छुपी है। हमारी इतनी पुरानी या लड़ी थी,
वो तो ईशा का अच्छा दोस्त भी था, इतनी घिनौनी बात कैसे कर सकता था। मैं ईशा को देख रहा था और सोच रहा था कि राहुल के बारे में उसे क्या कहूं। उसने मेरे चेहरे के सामने चुटकी बजाई और पूछा किस सोच में गुम हो गए और खाना लगा तो आपके लिए। मैंने कहा हाँ तो खाना लगा और मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। वो मुस्कुरा कर चली गई। मैं ईश्वर को बता देता कि राहुल ने कितनी घिनौनी मांग रखी है तो शायद वो मुस्कुराना भूल जाती और इसी वक्त गुस्से में आकर उसे छोड़कर थप्पड़ मारती, मगर मैं ईशा को अभी कुछ बताना नहीं चाहता था क्योंकि मैं राहुल की बात कभी भी मानने वाला नहीं था। यही मेरी सोच थी, लेकिन जो इंसान सोचता है वैसा हकीकत में हो जाए ये जरूरी तो नहीं। कभी कभी हकीकत हमारी सोच से बहुत परे और बहुत उलट होती है और हम बस हाथ मलते रह जाते हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं ईशा को कब से इतना चाहने लगा था। ऐसा लगता था जैसे वो मेरी नसों में जिंदगी बनकर दौड़ने लगी। वो हम एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, वो इंग्लिश डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स और मैं और राहुल बिजनेस डिपार्टमेंट के थे। हम तीनों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन मेरा और ईशा का रिश्ता दोस्ती से बढ़कर कुछ और था। ऐसा रिश्ता जो दिखाई नहीं देता था, मगर फिर भी ये सब कुछ नजर आने लगा था। जब कॉलेज की फेयरवेल पार्टी ने मैंने शव को गुलाब दिया तो वो बोली कॉलेज मुख्य बाद हम एक दूसरे को नजर नहीं आएंगे, शायद तुम मुझे भूल ही जाओ। वो जैसी हल्की नाराजगी से बोली थी और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान हुई। मैंने कहा जी हाँ, मैं हमेशा के लिए थामना चाहता हूँ, इसे तुम्हारे पापा से मांगना चाहता हूँ। अगर तुम यह ऐतराज न हो तो मेरी बात एकदम शर्मा ही बोली फ्लर्ट कर रहे हो उसे, हम तो दोस्त हैं ना। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें कभी दोस्त नहीं समझा, बल्कि तुम मेरी दोस्ती बहुत आगे बढ़कर मैं जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ और तुम्हें जिंदगी में शामिल करना हो उसे फ्लैट नहीं उसे स्थितियां जाता है। एकदम से शर्मा गई। यूं हमारे कॉलेज के दिन खत्म होते ही हमारी मोहब्बत की शुरुआत हो गई। राहुल यह बात नहीं जानता था कि मैं उसे तब बताना चाहता था जब मैं और ईशा की सगाई पक्की हो जाती। यह उसके लिए सरप्राइज होने वाला था, क्योंकि मैंने अपनी मोहब्बत की चर्चा करके किसी से नहीं की थी, बस अपने दिल की निचली खानों में इसे दबा रखा था। कॉलेज के बाद मीरा और राहुल का साथ मिलकर बिजनेस करने का था। हम दोनों ही बहुत काबिल स्टूडेंट थे, हमारी आंखों में कुछ करने की ख्वाब थे, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के सपने थे और हमारी दोस्ती भी गहरी थी। इसलिए हमने अपने एक छोटी सी बिजनेस की शुरुआत पहले ऑनलाइन की थी, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। हम सोचा था पहले एक वेबसाइट बनाकर उस पर अपना बिजनेस फैलाएंगे और फिर अपनी कंपनी बनाएंगे और उसे और भी बड़ा करेंगे। इस दौरान ईशा के साथ मेरी मुलाकात होती रहे। मैंने उसे यकीन दिलाया था कि 1 साल के अंदर अंदर उसे अपना बना लूंगा, तब तक मेरा बिजनेस भी खूब चल जाएगा और ईशा के घर के पास इनकार करने की वजह नहीं होगी कि लड़का बेरोजगार नहीं है। हम अक्सर ही गेट टुगेदर भी रख लेते थे। मैं, राहुल और ईशा महीने में बार कहीं न कहीं साथ मिलती है और सी मस्ती करते थे। मुझे कभी कभी लगता कि राहुल को बता देना चाहिए, मगर मैं डायरेक्ट सगाई उसी बुलाकर सरप्राइज देना चाहता था और थी। 1 साल बाद आखिरकार मैंने ये कारनामा कर ही लिया और ईशा के साथ मेरा रिश्ता पक्का हो गया। हमारी वेबसाइट भी छनने लगी थी और ऑनलाइन काफी ऑर्डर्स मिलने लगे थे। मैं और राहुल दिन रात मेहनत कर रहे थे और अब तुम मुझे अपना भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा था। ऊपर से ईशा को पाने की खुशी से मैं हर समय अपने वोटों पर मुस्कान लिए रहता। रांची इस जो कि हमारी टीम में था काफी टटोलने लगा था मुझे, तो मैं उसे टाल देता और कहता कि समय आने पर सब बता दूंगा, यह एक सरप्राइज है। जब मैं आंख दबाकर यह कहता तो वो सोच में पड़ जाता। जब मैंने राहुल के सामने अपनी सगाई का निमंत्रण रखा तो सन रह गया था। वो मुझे हक्का बक्का होकर देखने लगा। जब उसने काटते आयुष के साथ ईशा का नाम देखा तो उसकी उंगलियों में साहब कंपकपाहट होने लगी थी और उसका चेहरा चूने जैसा सफेद पड़ गया था। राहुल ने पूछा ये क्या मजाल की आयुष? मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा और एक आंख दबाई, फिर कहा कि ईशा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है, सबसे बड़ी ख्वाहिश जो पूरी होने के करीब है और मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता था। कैसा लगा मिनट सरप्राइज? क्षणों के लिए वो बिल्कुल चुप होकर मुझे देखता रहा। मैंने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई और कहा क्या हो गया? सांस अटक गई। उसने कार्ड मेज पर पटक दिया और कहा मुझे तुम्हारा ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका चेहरा बिल्कुल शख्स था और वो मुंह दूसरी तरफ करके कंप्यूटर पर काम करने लगा। मैंने उसके कंधे पर झुकते हुए कहा सॉरी यार, गलती हो गई। इस तरह मूर्त पुलाव ईशा कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं थी जो मैंने तुमसे छीन ली। मैंने ये बात मजाक में कही थी, मगर उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था। वो गुस्से के मारे मुझे देखने लगा और फिर अचानक खड़ा होकर मेरे सामने आ गया। उसने कहा अगर मैं कहूं कि मुझे ईशा पसंद है तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे? क्या तुम मेरी बात मान लेंगे? उसकी बात सुनकर तो मैं एकदम सन हो गया था। मैंने कहा क्या मतलब है तुम्हारा? यह कौन सा मजाक है? उसने कहा बिल्कुल उसी तरह जैसे तुमने मेरे साथ किया, बल्कि तुम दोनों ने मेरी आंखों में धूल झोंकी है। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैंने कहा देखो राहुल, इसे सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती है और मैं उससे प्यार करता हूं। अगर हम दोनों शादी कर रहे हैं तो इसमें क्या बुरा है? हाँ तुम देर से बताया, यह मेरी गलती है और मैं इसे
मानता हूँ है, लेकिन अगर पहले भी बता देता तो तुम क्या कर लेते, क्योंकि इसका सिर्फ मुझसे प्यार करती है और मुझे पता है कि तुम मजाक कर रहे हो। इस हेतु कैसे प्यार कर सकते हो, वो तो तुम्हारी दोस्त है ना। राहुल कहने लगा। शू शू नहीं कर सकता था, तुम्हारी भी तो वो दोस्त ना। अगर तो उससे प्यार कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैंने कहा लेकिन तुमने मुझे तो बताया नहीं। आई उसने कहा कि तुमने भी तो नहीं बताया, और अब रखो उसे अपने नाम करने के बाद मुझे उससे कोई मतलब नहीं। उसने जैसे मुझसे शिकायत की थी, उसकी आंखें लाल हो रही थी। मैंने उसे दोनों कंधों से पकड़ लिया और कहा सॉरी यार, अगर हमने तुम्हें क्या हो तो माफ कर दो, हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है, इस वजह से नाराज मत हो हमसे, ये तो दिलों के मामले हैं। दिन जिस पर आ जाए क्या किया जा सकता है। राहुल ने कहा सच यार, दिन जिस पर आ जाए भला क्या कर सकते हैं। उसे अचानक से गहरी सांस ले और फिर वापस कुर्सी पर बैठ गया। मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया, सोचा था कि खुद ही उसका मूड ठीक हो जाएगा, क्योंकि वह काफी भावुक इंसान था। नाराज होता तो फिर अगले ही पल खुद ही मान ही चाहता था। मैं वहां से चला गया। अगले हफ्ते जब मैंने ईशा को अपने नाम की अंगूठी पहनाई तब राहुल भी वहां था और हमें देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने चैन की सांस ली कि चलो उसका मूड ठीक होगी। हाँ, वो बड़ा ही भावुक लड़का था और वैसे भी थोड़ा ट्रेडिंग टाइप का था। कॉलेज में उसकी 2-3 लड़कियों से दोस्ती थी और फिर अफेयर भी चला, लेकिन मैं सीधा साधा था। मुझे सिर्फ इस्लाम में दिलचस्पी थी, इसलिए राहुल के लिए मुझे ज्यादा दुख नहीं हुआ था। राहुल ने भी इसके बाद इसरो का जिक्र नहीं किया था कि वो इसका में इंटरेस्टेड था। हम इसका श्रेय भी इस बात को छुपाया। इस तरह हमारी सगाई 3 साल तक चली और हमारी मोहब्बत और भी गहरी हो गई। से जल्द एक दूसरे को पाना चाहते थे, लेकिन मैंने ठान लिया था कि जब तक अपने सपने पूरे नहीं कर लूंगा, अपनी कंपनी नहीं बना लूंगा, मैं शाह से शादी नहीं करूंगा। फिर वक्त गुजरता रहा और मैं दिन रात मेहनत करता रहा। राहुल भी मेरे साथ था। उसके बाद शाखा उसने कभी जिक्र भी नहीं किया था और मैं भी नॉर्मल हो गया था और रिलैक्स भी, क्योंकि मुझे लगता था कि राहुल को ईसा से कुछ समय के लिए लगाव हुआ था, जैसे पहले दूसरी लड़कियों के साथ होता था। और जब मैंने अपनी कंपनी के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उसे एक बिल्डिंग की शक्ल में डाल दिया और हमारा काम चलने लगा, तब मैंने आधिकारिक रूप से ईशा को शादी के लिए प्रपोज किया। हमारी सगाई 4 साल तक चली थी और इन 4 सालों में हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया था कि इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मैंने उसे पा ही लिया था। जब दुल्हन बनकर मेरे पास आई तो मैं तो उसमें खोसा गया था। वो इतनी खूबसूरत थी और मेरी किस्मत में लिख दी गई थी। मैं राहुल को भी अपनी शादी में इनवाइट किया था और वो बिल्कुल चुपचाप तथा न ज्यादा मुस्कुरा रहा था और न ही ज्यादा दुखी था। अंदर पर उतरती निगाहों से मुझे और ईशा को देख रहा था। मैं उसे ज्यादा नोटिस नहीं किया, चूंकि मेरा पूरा ध्यान दिशा की तरफ था, जो कि किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। हमारी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत बेहद रोमांटिक अंदाज में था। मेरी मोहब्बत पाकर और ज्यादा खूबसूरत हो गई थी और मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। 1 महीने के लिए अपनी कंपनी राहुल के हवाले करके ईशा के साथ हनीमून पर चला गया। वो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन वक्त था जब मैंने उसकी संगत में गुजारा था। इस दौरान मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि कंपनी ने में पीछे क्या हो रहा है। मैंने सारी सीक्रेट और जरूरी दस्तावेज मेरे पड़े हुए थे और मुझे राहुल पर पूरा भरोसा था। जब मैं 1 महीने बाद वापस आया तो राहुल का रवैया कुछ बदला सा था। शायद वो मुझे उस देखकर उदास लग रहा था। मैंने कहा राहुल, अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। आखिर कब तक कुंवारी रहोगे। यह कंपनी हम दोनों की है, हम अच्छे से अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है। अब तुम्हें भी अपना घर बसाने की सोचनी चाहिए। मैं बड़े प्यार से कहा था, लेकिन उसने मुझे कंधे से झटकते हुए कहा, हर कोई तुम्हारी तरह खुशकिस्मत नहीं होता। मैंने कहा था कि यह बात अपने दिल में रखोगे, तुम्हें लड़कियों की कोई कमी थोड़ी है, एक से बढ़कर एक लड़की मिलती तुम्हें। मैंने उसी छेड़ा, मगर न जाने क्यों उसका रवैया एकदम से बदल गया। खैर, उस समय में भी ज्यादा नोटिस नहीं किया। उसके बाद वह जिस फाइल पर साइन करवाता रहा मैं बिना पढ़े ही कर दिया पड़ता था, क्योंकि पहले भी ऐसा ही होता था। मगर मुझे क्या पता था कि मेरी नाक के नीचे वो कितना घिनौना खेल रहा है। उसके अंदर मेरे लिए इतनी जल्दी नफरत भर गई थी कि उसने मेरी कंपनी को ही अपने नाम करवा लिया। मैं उसके सामने एकदम खाली हाथ खड़ा था। दुख इस बात का था कि वो मेरा दोस्त था जिसने मुझे अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा था, और वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। अगर वार्षिक कंपनी की होती तो शायद मैं इसे इतना दिल पर न लेता, मगर उसने मेरी बीवी पर भी नजर रखी थी। मैं उसकी घटिया सोच पर जितना भी हैरान होता कम था। मैं यह बात थी ईशा को बताने की सोच भी नहीं सकता था। वो क्या सोचती है राहुल के बारे में। घर आने के बाद मैं बिल्कुल खामोश था। इस बार मुझसे पूछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उससे बस वो में टाल दिया था। पहले मैं खुद इस मसले को हल करना चाहता था, राहुल से बात करना चाहता था, उसे प्यार से समझाना चाहता था कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अगली सुबह जब मैं ऑफिस देना तो एक और कहर मेरा इंतजार कर रहा था। मैं अपनी बिल्डिंग के सामने खड़ा था, लेकिन इतना बेबस था कि अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। वहां एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था ऑफिस फॉर सेल। में गुस्से, सदमे और बेबसी की हद पर था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं
राहुल का मुंह तोड़ दो, मैं राहुल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करूंगा। मैंने सोच लिया था ऐसा कैसे हो सकता था कि मेरी जमीन मेरी बिल्डिंग में हफ्ते इतनी आसानी से निकल जाए। जैसे मैं झील मोबाइल निकाला, एक अनजान नंबर से कॉल आने लगा। मैंने तुरंत फोन उठाया। जो बात मैंने सुनी उसने मेरे होश उड़ा दिए, मुझ जैसे मेरे पैरों में मेरे शरीर का बोझ उठाने से इनकार कर दिया हो और सीन में अचानक जमीन पर गिर पड़ा। फोन पर वही कमीना था और कह रहा था कि अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को तेरा करना पड़ता है। कितना इंतजार किया मैंने इस फल का, जब शाम मेरी हो जाएगी तो मैंने एक रात के लिए ईशा को मांगा था, मगर अब तो उसके सपने कभी नहीं देख सकोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा सब कुछ छीनकर हमेशा के लिए यहां से जा रहा हूं। बस तुम्हें बताना जरूरी समझा। तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर है, वो सिर्फ मेरी है और मैं उसे हासिल कर चुका हूं, क्योंकि जो चीज मुझे आराम से नाम लिए उसे मैं जबरदस्ती छीन लेता हूं। ये तुम्हारे उस सरप्राइज का बदला था जो तुमने मुझे 5 साल पहले दिया था, क्योंकि अब तो जरूर सरप्राइज हो गए होंगे। यह कहते हुए वह जोर से हंसा था और फोन काट दिया। फोन के साथ जैसे मेरा दिल भी टूट गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं एकदम से पागलों की तरह दौड़ता हुआ अपनी गाड़ी में बैठा। उसे अभी तक उसकी बातों पर यकीन नहीं था। मैं घर जाकर खुद को देखना चाहता था। यकीनन वह घर पीछे होगी। मैं जैसे तैसे रास्ता तय किया। यह दर्द में ही जानता था। जब घर पहुंचा तो खामोश घर मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। मेरे होश उड़ गए थे। जो सच में उसकी बकवास रही थी। मैं जल्दी से मोबाइल निकाला और कांपते हाथों से पुलिस को खबर कर दी कि मेरी बीवी का अपहरण हो गया है और मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया गया है। पुलिस ऑफिसर मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी, इसलिए उसने मुझसे कहा कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, परेशान मत हो, तुम्हारी बीवी बिल्कुल सही सलामत तुम्हारे पास रोगी 24 घंटों के अंदर। उसने मुझे तसल्ली दी थी, मगर मेरा दिल डूबा जा रहा था। मैं ईशा को किसी भी कीमत पर होने का सोच भी नहीं सकता था। न जाने वह उस मासूम के साथ क्या करेगा। उसे तो ये भी पता नहीं होगा कि राहुल इष्टतम घटिया सोच का मालिक और धोखेबाज है। काश पहले उस रात उसे सब कुछ बता दिया होता तो वो बहुत सतर्क रहती, मगर अब पछताने के सिवा कुछ भी नहीं किया जा सकता था। मैंने राहुल के घर पर ही पता किया, लेकिन धर्म बिल्कुल खाली था। उसने अपना फहरा जरूरी सामान पहले ही वहां से निकाल दिया था, जैसे वो लंबी फ्लाइट पकड़ने की तैयारी में हो। पुलिस ने सभी एयरपोर्ट्स पर जाने वाली फ्लाइट्स की चेकिंग शुरू कर दिए। मेरा दोस्त एक इंटेलिजेंस अफसर था, इसीलिए सब काम बहुत ही जल्दी हो रहे थे, वरना पुलिस तो किसी आम आदमी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। पहले इतने सारे प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ता, फिर जाकर वह हमारी बात सुनते, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती। मगर ये शुक्र था कि शिवम मलिक ने सारा केस अपने हाथ में लिया था। वो मेरा बहुत पुराना दोस्त था, मगर मैं बेहद परेशान था। जब ईशा को अपनी आंखों के सामने नाम देख लेता, सांस तक नहीं ले पा रहा था वो। मैं जिंदगी का सब कुछ ठीक थी, अगर उसे खरोंच भी आ जाती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। सुबह शाम होने को थी, सारी फ्लाइट्स की पैसेंजर से की जांच की थी, मगर पुलिस को नहीं लग रहा था कि अगर वो देशी भागा है तो होगा कि हवाई रास्ते से गया होगा, क्योंकि इतनी जल्दी ईशा का पासपोर्ट और वीजा बनवाना नामुमकिन था। पुलिस ने उसका नंबर ट्रेस किया, मगर नंबर भी बंद जा रहा था। फिर मेरा दिमाग धीरे धीरे काम करने लगा कि आखिर कहाँ सकता है, और फिर अचानक मेरे दिमाग में एक झटका सा लगा। 1 हफ्ता पहले मैं किसी काम से उसकी कैबिन में गया था, वह वहां नहीं था। फाइल देखने लगा, मुझे जरूरी फाइल की जरूरत थी कि अचानक एक फाइल में से कुछ गिरा। मैंने नीचे झुककर उन्हें उठाया तो वो 2 टिकट थी। उन लिखी तारीख 1 हफ्ते बाद की थी। वे किसी समुद्री जहाज की टिकटें थी जो 3 हफ्ते बाद जाने वाला था, और उन टिकट का आज की तारीख भी थी। अचानक मेरा सिर चकराने लगा। तो क्या वह ईशा को समुद्री रास्ते से ले जा रहा था ताकि किसी को शक ना हो? यह प्लानिंग उसने बहुत पहले से कर रखी थी। वो तो उस मोर्चे की इंतजार में था। मैं जल्दी से घर में समय देखा तो शाम के 5 बज रहे थे, यानी अब से 2 घंटे बाद वह जहाज यहां से रवाना होना था। ईश्वर तक पहुंचने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 घंटे थे, और कोई भी समय बर्बाद किए बिना हम वहां से निकल पड़े थे। मेरे साथ ऑफिसर्स शिवम मलिक भी थे। उन्होंने कहा, बड़ा चालाक आदमी है, हमसे ज्यादा नहीं, हम उसे पकड़ लेंगे, तुम परेशान मत हो। बार बार मैं अपने माथे का पसीना पहुंच रहा था। अगर आज मैंने ईशा को खो दिया तो वो मेरी पहुंच से बहुत दूर निकल जाती है। 1.5 घंटे बाद हम वहां पहुंच चुके थे। पुलिस ने सब कुछ ने नियंत्रण में ले लिया था। पूरे जहाज को घेर लिया गया था। मैं उस जहाज में खुद भी घुस गया था, और शिवम मलिक और उनके अधिकारी यात्रियों की सूची जांच कर रहे थे, लेकिन मैं पागलों की तरह इधर उधर दौड़ रहा था। जरूर ईशा को उसने बेहोश करके रखा होगा, क्योंकि होश में वो उसके साथ कहीं नहीं जाएगी। पुलिस ने बारी बारी सभी यात्रियों के कमरे कर रही थी, और फिर आखिरकार मैंने उसे दूर से देख लिया। उसकी आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था। उसके हाथ में बहुत बड़ा सा ब्रीफकेस था कि वो अपने कमरे में जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही मैंने पीछे से उस पर हमला कर दिया। इस हमले पर वह अचानक घबरा गया, जैसे उसे यकीन न हो कि मैं इतनी जल्दी यहां पहुंच जाऊंगा। इससे पहले कि मैं उसे मार मार कर खत्म करता, पुलिस पीछे से आ गई और उसे हथकड़ी पहना दी। मैं जल्दी से ब्रीफकेस खोला, क्योंकि मुझे यकीन
था उसी में होगी और यही हुआ था। वो पूरी तरह बेहोशी की हालत में मिली थी और उसे देखकर मेरा दिल राहुल को मारने को कर रहा था।